हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जिसे कहते हैं MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका टॉपिक होगा मांग एवं पूर्ति। यानी मांग और पूर्ति पर आधारित मैं आपके लिए मोस्ट 15 MCQs लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। यदि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप किसी अदर एग्ज़ाम जैसे कि TGT हो या PGT हो या UGC नेट हो, यदि आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। यानी वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। इसमें ऑप्शन में दे रखे, पहले अनिवार्य वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं, विलासिता वाली वस्तुएं, या फिर ऑल, या फिर सब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य वस्तुएं। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। यानी जो मांग है वो आय के अनुपात में क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी जब आय बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, जो मांग है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी मांग भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो वो किस वस्तुओं के संदर्भ में होता है? अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है। जबकि क्या कि विलासिता वाली वस्तुओं में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका जो क्या मेन आंसर है वो क्या है? अनिवार्य वस्तुएं। दूसरा प्रश्न है यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे तो खाना बनाने के लिए बिजली की मांग बढ़ेगी। बी है मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी, सी है कोयले व लकड़ी की मांग बढ़ेगी, और डी है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। बात क्या हो रही है कि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जब क्या हो जाए? मिट्टी के तेल की कीमत घट जाए, कम हो जाए, और कोयला व लकड़ी की कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, यानी वो पूर्ववत रहे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि आपको दिमाग लगाना है कि हम यहाँ पर मिट्टी का तेल की जो बात कर रहे हैं, तो मिट्टी का तेल आपका कोयला और लकड़ी को जलाने का क्या आता है? काम आता है। यानी इसकी मांग एक प्रकार से व्युत्पन्न मांग है, यानी किसी दूसरी वस्तु के प्रयोग में लाने के लिए इसकी मांग यानी की जाती है। यानी कोयला और लकड़ी को जलाने के लिए किस चीज़ की मांग करते हैं हम? मिट्टी की तेल की मांग करते हैं। अब क्या होगा? ठीक है, इस यानी जो मिट्टी की तेल की कीमत यदि क्या हो जाए? घट जाए, और कोयला और लकड़ी की कीमत यदि उतनी रहती है तो इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि कोयला और लकड़ी की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मिट्टी की तेल की कीमत क्या हो रही है? घट रही है। तो स्वतः सी बात है कि जो कोयला और लकड़ी की जो मांग है, डिमांड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 है व्युत्पन्न मांग, यानी डिराइव्ड डिमांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपभोक्ता से, ऑप्शन बी उत्पादों से, ऑप्शन सी सरकार से, और डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि व्युत्पन्न मांग आपके किसी से संबंधित है? यानी उत्पादों से संबंधित, यानी वस्तुओं से संबंधित है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ, व्युत्पन्न मांग यानी डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। यानी व्युत्पन्न मांग जो किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है जब एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती है,
बी वाला है जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे। सी वाला है जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हो। और डी वाला है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि डीजल है, डीजल की मांग को लोग क्यों करेंगे, डीजल की मांग को लोग जो तब कर देंगे, स्वतः से कर देंगे कि ये यदि कोई क्या करेगा, कार की मांग करेगा। यानी डीजल और पेट्रोल की मांग जो कब होगी, जब लोग क्या करेंगे, कार की मांग करेंगे, तो इनकी मांग क्या होगी, तो यानी स्वतः से होगी। कहने का मतलब है जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे तो ऐसी मांग क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मांग, यानी डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न 3 है, व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादों से संबंधित हो जाएगा। आई कम टू द 5th क्वेश्चन। एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है परतंत्र चर, ये स्वतंत्र चर, या आनुपातिक चर, या स्थिरांक जिसे कहते हैं कांस्टेंट। तो बताइए क्या होगा, सोचिए जरा। एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी वह फैक्टर्स जो क्या करते हैं, डिमांड को निर्धारित करते हैं। तो इनके लिए बोलेंगे हम स्वतंत्र चर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर। क्योंकि जो क्या होता है, निर्धारक जो चर होंगे, यानी जो निर्धारक क्या होंगे, तत्व होंगे, तो वो स्वतंत्र चर कहलाएंगे। और जो मांग है, मांग आपकी कैसी चर हो जाएगी, यानी परतंत्र चर, यानी ये स्वतंत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि मांग जो बहुत सारे अन्य फैक्टर्स या अन्य चरों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी मांग तो कैसा चर है, परतंत्र चर है, यानी मांग कैसा चर है, यानी इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है। और एक ऐसा चर है, यानी मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो कैसे हैं, स्वतंत्र चर, यानी इनडिपेंडेंट, यानी वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो कैसे चर हैं, स्वतंत्र चर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत में परिवर्तन होने पर, यानी जो आपका पूर्ति का क्या है, नियम है, उसके अनुसार कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। डी वाला ऑप्शन है पूर्ति में उसी दिशा में परिवर्तन होता है। सी वाला ऑप्शन है पूर्ति में आवश्यक रूप से उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। और डी वाला ऑप्शन है पूर्ति में उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। पूर्ति का नियम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत में परिवर्तन होने से, ये क्या कीमत है, ये इसकी क्या है, यानी पूर्ति है। ये क्या कीमत है और ये क्या है, पूर्ति है। यदि कीमत यदि क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, माना कि कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, तो बताइए पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। क्यों, क्योंकि जितना अधिक कीमत होगा लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, यानी अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। तो क्या है, नियम क्या है कि पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत में परिवर्तन होने पर क्या पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नहीं होता है, परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। पूर्ति में उसी दिशा में परिवर्तन हो, देखो यहाँ क्या कीमत क्या हो रही, बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, पूर्ति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और सी वाला पूर्ति में आवश्यक रूप से उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ये क्या बात करा, अनुपात की बात करा नहीं, अनुपात यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये क्या बताता है, सिर्फ ओनली क्या बताता है, दिशा बताता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति जो है यानी घटेगी या बढ़ेगी,
यानी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। यानी पूर्ति में भी उसी दिशा में परिवर्तन होता है जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन होता है। नाउ नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, पूर्ति में संकुचन का कारण होता है। बात क्या हो रही है यहाँ पर, संकुचन। ये वर्ड को ध्यान रखिए, विस्तार और संकुचन। तो देखिए पूर्ति में संकुचन का कारण होता है, फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु का कम उत्पादन के कारण, या वस्तु की कीमत में कमी के कारण से, या वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण से, या अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से। तो देखो पूर्ति में संकुचन, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन, या मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, ये किसके कारण से होता है, ये वस्तु की कीमत के कारण से होगा। अब बताओ संकुचन कब होगा, संकुचन मतलब घटना, यानी पूर्ति कब घटेगी, जब कीमत क्या होगी, जब कीमत क्या हो जाएगी, कम होगी। तो लोग क्या करेंगे, पूर्ति जो है कम से कम करेंगे। यानी इसके क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वस्तु की कीमत में कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ति के विस्तार का कारण होता है। अब देखिए पूर्ति के विस्तार का कारण होता, अभी मैंने बताया कि पूर्ति का संकुचन हो, पूर्ति का विस्तार हो, या चाहे मांग का विस्तार हो, मांग का संकुचन, इसका मुख्य कारण क्या होता है, ओनली कीमत, यानी ओनली प्राइस। तो देखिए पूर्ति के विस्तार का कारण होता है क्या है, वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु का अधिक उत्पादन, या अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा, वस्तु के विस्तार। तो बताओ पूर्ति, जो पूर्ति है, पूर्ति का विस्तार किसके कारण से होगा, यानी पूर्ति का विस्तार जो कीमत के कारण से होगा। लेकिन कीमत जब बढ़ेगी तभी तो विस्तार होगा। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि एक और कीमत जब बढ़ रही है तो पूर्ति क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ति के विस्तार में, यानी जो पूर्ति का विस्तार है उसकी बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है, उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं, बाएं से दाएं उसी वक्र पर गति करते हैं, उसी वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, या दाएं से बाएं नए पूर्ति वक्र पर गति करते हैं। गाइस ध्यान रखिए कि पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन, या मांग का विस्तार और मांग का संकुचन में एक ही वक्र रहता है, चाहे पूर्ति वक्र हो चाहे मांग वक्र हो। ओनली देयर इज ओनली द वन कर्व। ध्यान रखिए, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, पूर्ति का विस्तार और क्या पूर्ति का संकुचन, या मांग का संकुचन और क्या तो मांग का विस्तार, इसमें एक ही क्या होगा, वक्र होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 की कि पूर्ति के विस्तार में क्या होगा, वक्र। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही वक्र होगा, और इस वक्र में क्या होगा कि विस्तार की बात हो रही है, यानी बढ़ना, यानी पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पूर्ति कब बढ़ेगी, जब क्या होगा, कीमत बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ति के विस्तार में मांग वक्र ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। देखो पहले यहाँ पर था, ए बिंदु पर था पहले, यानी किसी उपभोक्ता का यानी जो चलन है वो माना बात की क्या है, ए बिंदु पर है। अब जब क्या होगी, कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी जो पूर्ति में क्या होगा, विस्तार होगा। और जब पूर्ति में विस्तार होगा तो यानी जो उपभोक्ता का चलन है ए बिंदु से बी बिंदु पर चलेगी जाएगी, यानी नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन है, बाएं से दाएं उसी वक्र पर गति करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और तो नीचे से ऊपर की ओर उसी मांग वक्र पर, नीचे से ऊपर की ओर उसी मांग वक्र पर गति करते हैं, उसी मांग ऊपर से नीचे की ओर गति, बाएं से नए वक्र पर गति करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा वाला आंसर है, उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ देखो नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं।
यानी इसका आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे से ऊपर देखिए, यहाँ पर ए बिंदु से बी बिंदु पर क्या हो रही है, गति हो रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में S1 वक्र प्रदर्शित करता है। ये आपका चित्र दे रखा है, यहाँ पर OX अक्ष पर मात्रा है, OY अक्ष पर कीमत है, ये आपका S वक्र है, और ये जो दूसरा वाला डॉट डॉट में दिए रखा है ये S1 वक्र है। तो बात हो रही है यहाँ पर कि दिए गए चित्र में S1 वक्र प्रदर्शित करता है। ये जो वक्र है ये क्या प्रदर्शित करता है, पूर्ति का संकुचन, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, पूर्ति का विस्तार। तो देखो मैंने अभी आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूर्ति का संकुचन और पूर्ति में वृद्धि, ये और पूर्ति में कमी और पूर्ति में विस्तार। तो विस्तार और संकुचन में क्या होता है कि पूर्ति वक्र एक ही रहेगा, जबकि जो कि पूर्ति में कमी और पूर्ति में वृद्धि क्या हो रहा है, दूसरा वक्र बन जाता है। यानी उपभोक्ता का चलन एक वक्र से दूसरे वक्र पर चले जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पूर्ति वक्र है ये बाएं ओर हो रहा है, तो बाएं ओर क्या होगा, बाएं ओर घटने को प्रदर्शित कर रहा है, यानी पूर्ति में कमी को बताएगा ये। यानी ये क्या करेगा, पूर्ति में कमी को प्रदर्शित करेगा। यानी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्ति में कमी। और यदि यही चित्र यहाँ से यहाँ वो हो जाता, खिसक जाता, तो वो क्या होता, पूर्ति में वृद्धि होता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में तीर के निशान से जिस स्थिति का पता चलता है वह है। यहाँ पर देखो ये देखिए मात्रा OX अक्ष पर क्या है, मात्रा है, और OY अक्ष पर क्या है, कीमत है। और ये वक्र आपका पूर्ति वक्र है, यहाँ पर कीमत बढ़ रही है, और कीमत के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, जो पूर्ति हो रही है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 11, दिए गए चित्र में तीर के निशान से जिस स्थिति का पता चलता है वह है, पूर्ति का विस्तार है, पूर्ति में कमी है, पूर्ति में वृद्धि है, पूर्ति संकुचन है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कीमत के कारण से होता है वो या तो विस्तार हो सकता है या संकुचन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत के कारण से हो रहा है, और पूर्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ति, यानी पूर्ति का विस्तार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कीमत के कारण से हो रहा है। देखो कीमत क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इसके कारण से पूर्ति बढ़ रही है। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों से होता है। यह कथन किसका है, वालरस का है, मार्शल का है, जेवंस का है, या एडम स्मिथ का है। द राइट आंसर इज मार्शल। देखिए मार्शल ने बोला है कि यदि हमें किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है, या कोई उद्योग है वो यदि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है वो, तो उसके लिए दोनों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। देयर आर द बोथ फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स। यानी किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए उन वस्तुओं की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो ये किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। द राइट आंसर इज मार्शल। और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मार्शल ने मांग और पूर्ति की तुलना क्या की है, यानी जो कैंची के दो फलके होते हैं उनके समान जो है उन्होंने मांग और पूर्ति की क्या की है, तुलना की है। कि मांग और पूर्ति जो है कीमत निर्धारण में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या किसी कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उनमें से कोई एक फलक क्या हो जाए, हट जाए या टूट जाए तो क्या होगा, यानी जो आपका कपड़ा होगा वो नहीं कट पाएगा। इसी प्रकार से यदि कीमत का निर्धारण करना है तो वहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों तत्व का होना बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, कीमत निर्धारण में समय तत्व को महत्व बताया। अब देखो, कीमत का निर्धारण में समय, यानी मार्शल ने बोला है कि कीमत के निर्धारण में समय का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी यदि अल्पकाल समय होगा तो कीमत निर्धारण का जो किस प्रकार से होगा, और यदि दीर्घकालिक क्या होता समय होता है, यानी कीमत, यानी जब हमें कीमत का निर्धारण करना होता है तो इसके लिए समय को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किसने कहा है, ए बी मार्शल ने कहा है कि कीमत निर्धारण में समय तत्व को महत्व बताया इन्होंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आड़ी लोच के लिए बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए, क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। मांग की आड़ी लोच का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, क्या प्रोफेसर मूर ने। और इलास्टिसिटी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी होता है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये सूत्र, यू कैन रिमेंबर इट, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। यानी इसका जो सूत्र क्या होता है, आड़ी लोच, पहले मैं आपको आड़ी लोच यानी बता लेता हूं। जब किसी दूसरे वस्तु की क्या होती है, जो मांग है वो किसी अन्य वस्तु की मांग के कारण से क्या होती है, प्रभावित होती है, तो उसकी जो हम माप करते हैं उसकी माप को बोलते हैं यानी आड़ी लोच। यानी जो उसकी माप होती है कि भाई, यानी किसी वस्तु की, जैसे क्या चाय है, और यदि चाय की मांग जो कॉफ़ी के कीमत में परिवर्तन होने के कारण से क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए उसकी मांग, तो वह मांग कितनी मात्रा में परिवर्तन हुई, इसकी माप को हम क्या बोलेंगे, आड़ी लोच कहेंगे। इसका सूत्र है कि यानी क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू ए अपॉन डेल्टा पी बी। यानी जो पहली वस्तु है उसकी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ, यानी मांग में कितना परिवर्तन हुआ, और जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 15, बिजली की मांग लोचदार होती है क्योंकि, द ऑप्शन नंबर ए इज, यह बहुत महंगी होती है, बी है इसके स्थानापन्न उपलब्ध हैं, सी है यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और डी है यह मिश्रित उपयोगों में लाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यह बहुत महंगी होती है, ये तो क्या रॉन्ग ऑप्शन है। इसके स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, बिजली के स्थानापन्न, ये भी यानी ठीक नहीं बैठ रहा है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो बिजली तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसका लोचदार मांग से कोई संबंध नहीं है, यह मिश्रित उपयोगों में लाई जा सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह मिश्रित उपयोगों में लाई जा सकती है। यहाँ पर मिश्रित का मतलब है मल्टीपल, यानी मिश्रित का मतलब क्या है, मिक्स्ड बोलिए चाहे मल्टीपल बोलिए, मिक्स्ड और मल्टीपल यानी ये बहुत सारे उपयोगों में लाई जा सकती है। इसलिए क्या होता है कि इसकी जो मांग होती है वो कैसे होती है, लोचदार। लोचदार का मतलब है परिवर्तनशील होती है। तो गाइस, आपको आज की क्लास की वीडियो जो कैसे लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के यानी ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इस वीडियो को सही ढंग से पढ़िए, समझिए, और साथ ही यानी जो मेरा चैनल है इसको शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।